नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बेट, बेकार और रीत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेट निम्न जातियों से ज़बरदस्ती बिना मजदूरी दिए उच्च जातियों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रथा बेट कहलाती है। जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जाति के लोगों से बिना उनको कुछ मजदूरी दिए या कोई पैसे दिए उनसे काम करवाते, उसी प्रथा को बेट कहा जाता है। यहाँ बेट एक प्रकार से जजमानी प्रथा की तरह शिमला हिल स्टेट्स में व्यापक थी। उच्च जातियां कनैत, ब्राह्मण, ठाकुर निम्न जातियों से सेवकों की भांति कार्य करवाते थे, जिसमें सभी प्रकार के निम्न कार्य शामिल थे। कोली जाति ज्यादातर बेट प्रदान करने वाली जाति थी। ये लोग भूमि मालिकों की भूमि, जिसे बासा कहते थे, वहां बिना मजदूरी के सेवा प्रदान करते थे। बेटों की अदला बदली की प्रथा भी प्रचलित थी। यदि भूमि को दहेज के रूप में लड़की को दे दिया जाता था तो बेटे भूमि प्राप्त होने वाले को मिल जाते थे। मतलब जैसे किसी एक मालिक की कोई ज़मीन है, अगर उसमें कोई बेट देता है, मजदूरी करता है, तो अगर वो मालिक अपनी ज़मीन को किसी दूसरे को दे देता था या किसी अपनी बेटी को शादी में दे देता था, तो वही बेट उसको आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। वही मजदूर आगे उसी ज़मीन पे काम करते थे। इन बेटों को भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलता था। निम्न जाति के लोग गांव के भाईचारे के लिए निम्न कार्यों को भी करते थे। कोली बेट 1890 शिमला जिला गजट के अनुसार जिले का 20% भाग थे। कोटखाई में 96% भूमि जमींदारों के पास थी जो निम्न जातियों से बेट करवाते थे। रामपुर बुशहर में भी बेट मजदूरी प्रचलित थी। बेट प्रथा ब्रिटिश काल में आरक्षित वनों में भी प्रचलित थी। बेट सेवा के बदले छाक दी जाती थी। छाक का मतलब उस समय उन मजदूरों को खाना या भोजन दिया जाता था। 2 जोड़ी कपड़ा और फसल का 10वां हिस्सा दिया जाता था। बाद में 1940 में छाक की जगह 3 आना प्रतिदिन दिया जाने लगा तथा फसल के हिस्से के बजाय 12 से 18 रुपए प्रति वर्ष दिया जाने लगा। ब्रिटिश छावनी क्षेत्रों में बहुत से बेटों को सेवा के बदले नगद भुगतान किया जाता था, जिसमें कुली, हस्त रिक्शा चालक जैसे कार्य शामिल थे। 1939 ईस्वी में ब्रिटिशरों ने स्थानीय राजाओं को कहा कि बेटों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाए जिन पर वे कार्य कर रहे थे, या फिर भूमि का मुआवजा लेकर उन्हें भूमि देने की व्यवस्था की जाए। बेट या बेगार को 24 अगस्त 1943 को शिमला हिल स्टेट्स ने एक नीति बनाकर समाप्त किया। तो ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, 24 अगस्त 1943 ईस्वी को इसको समाप्त किया गया। राज्य के बेटों को पालकी उठाने के अलावा सभी प्रकार की दास प्रथा से मुक्ति दे दी गई। जमींदारों द्वारा रखे गए बेटों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया जो 3 पुश्तों से जमीन पर खेती कर रहे थे, तथा बाकी बचे बेटों को मुआवजा देकर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। बेट प्रथा पूर्ण रूप से अब तक समाप्त भी नहीं हो पाई है। इनसे अब नगद मजदूरी के रूप में काम लिया जाता है। तो एक तरह से शिमला हिल स्टेट्स में इस प्रथा को 24 अगस्त 1943 ईस्वी को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं हिस्सों में ये मौजूद है। और अब लोगों को जैसे छाक देने के बजाय या कुछ पैसे देने के बजाय उन्हें उस बेट के बदले मजदूरी, नगद मजदूरी दे दी जाती है। उसके बाद बात करेंगे बेगार के बारे में। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है। अब बेगार का मतलब है जैसे किसी को उसके काम के बदले कुछ पैसा या कोई खाना या कोई छाक नहीं दी जाए, बल्कि बिना मजदूरी के ही उससे काम करवाया जाए, उसको बेगार कहा जाता है। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों से करवाया जाने वाला बेगार बेट कहलाता है, जिसका हम अभी वर्णन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा भी लोगों से बेगार करवाया जाता था। बेगार के 2 स्वरूप प्रचलित थे उस समय। पहला है अथवार बेगार और दूसरा है हेला बेगार। तो पहले अथवार बेगार के बारे में जान लेते हैं। जो अथवार बेगार है, इसमें पूरे वर्ष बिना मजदूरी के काम करवाया जाता था, जैसे माल ढुलाई, बोझा ढोना, चौकियों या चेक पोस्टों की रखवाली, डाक सेवा, एक राज्य से दूसरे राज्य को संदेश पहुंचाना, सड़क निर्माण व रखाव, शिकार पर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मजदूरी, खाना बनाना,
ढोल बजाना तथा शिकार का पीछा करना जैसे कार्य, शाही परिवारों के लिए लकड़ियां व घास लाना, ये सारे काम अथवार वेगार में थे और ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहते थे। अब इसके बाद हेला वेगार कुछ खास अवसरों पर जैसे जन्म, मृत्यु, शादी आदि में राजा द्वारा जो वेगार करवाया जाता था उसे वेगार कहते हैं। तो अथवार वेगार और हेला वेगार में यही डिफरेंस है कि अथवार वेगार जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है, लेकिन हेला वेगार जो है वो ओकेजनली कभी कभार जैसे जन्म, मृत्यु, शादी के समय में ही की जाती थी। इसमें ब्राह्मण, राजपूतों, ग्राम देवता और शाही लोगों को वेगार से छूट मिलती थी। इसमें कई बार राज्य विषय के महत्वपूर्ण कार्यों में भूस्वामियों को भी वेगार करना पड़ता था। तो ये था हमारा वेगार। अब बात करेंगे सनद के बारे में। सन 1815 ईस्वी में सनद देने के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने वेगार प्रथा को मान्यता दी थी तथा इसके प्रकार, मात्रा आदि का विवरण सनदों में किया गया था। तो सनद हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। सनद जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने जो भी यहाँ के लोग थे, बाशिंदे थे, राजा थे, उन्होंने उनकी जो भी हेल्प की थी उस समय, उस हेल्प के बदले अपने राज्य के ऊपर राज करने का अधिकार दिया जाता था। उसी अधिकार को सनद कहा गया। उसके बाद धूम आंदोलन, बेगार के विरुद्ध धूम आंदोलन हुए जिनका नेतृत्व कनैतों ने किया। कोली लोग भी उनके साथ थे। ये लोग बेगार नहीं देते थे और विरोध में पूरा गांव पलायन कर देता था। ये लोग जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर गांव छोड़कर चले जाते थे। कभी कभी ये आंदोलन हिंसक भी बन जाते थे। रामपुर शहर में 1854 ईस्वी में किसानों ने ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध खेतों में काम करना छोड़ दिया। उसी तरह से सिरमौर में 1880 ईस्वी में धूम आंदोलन हिंसक हो गया। 1905 ईस्वी में अथवार बेगार के विरुद्ध भागल राज्य में धूम आंदोलन हुए। 1909 ईस्वी में मंडी में शोभाराम ने धूम की तर्ज पर आंदोलन चलाया। बेगार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलन हुए। पझौता आंदोलन, धामी आंदोलन आदि सभी बेगार के विरुद्ध आंदोलन थे। बेगार प्रथा की समाप्ति कब हुई? सत्यानंद स्टोक्स ने बेगार प्रथा के खात्मे के लिए आंदोलन चलाया। तो इसका श्रेय किसको जाता है? सत्यानंद स्टोक्स को। 1939 ईस्वी में लुधियाना ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस में नेहरू ने बेगार प्रथा के विरुद्ध चिंता जाहिर की। पंजाब के पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि ने 1941 में बेगार प्रथा की जांच शुरू की। 24 अगस्त 1943 ईस्वी को शिमला के पहाड़ी राज्यों ने एक नीति बनाकर बेट और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव एवं राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में शिमला के पहाड़ी राज्यों को बेगार प्रथा खत्म करनी पड़ी। तो ये था हमारा बेट और बेगार। अब बात करेंगे रीत के बारे में। रीत का अर्थ है पति द्वारा विवाह के समय पत्नी को दिए जाने वाले आभूषणों और कपड़ों की कीमत। इसमें उसके द्वारा किए गए विवाह संबंधी अन्य खर्चे भी जोड़े जाते हैं। जब पति पत्नी के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं तो लड़की अपने माता पिता के घर चली जाती है। लड़की का पिता यदि अपने दामाद को रीत की राशि और 1 रुपया देने को तैयार हो जाए, जिसे छेद कराई कहते हैं, तो तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। शास्त्रों में 8 विवाह में से एक असुर विवाह से यह मिलता जुलता है। तो ये जो रीत थी, या एक तरह से ये रिवाज जो था हमारे पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा था, जिसमें रीत जो कि विवाह के समय हुआ खर्चा या उसमें जो आभूषण कपड़े दिए जाते थे उनकी कीमत को कहा जाता था। तो जब पति पत्नी के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न टाइम में भी कई बार हो जाता है, तो हमारे मॉडर्न टाइम में डिवोर्स दिया जाता है। विवाह में खर्च हुई राशि और उसके साथ 1 रुपया दिया जाता था। और अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती थी तो लोग आपस में अलग हो जाते थे। मान लो एक तरह से डिवोर्स हो जाता था उन लोगों में। सिरमौर गजट के अनुसार रीत एक अनुबंध विवाह है जिसे स्त्री मुआवजा देकर तोड़ सकती है। तो एक तरह से जैसे मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, हम डिवोर्स करवा सकते हैं किसी के बीच में भी, उसी तरह से ये सिरमौर गजट के अनुसार उस समय उन्होंने इसको एक अनुबंध विवाह बोला, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको हम कहते हैं, जिसको मुआवजा जो खर्चा होता था शादी में उसे देकर उसे तोड़ा जा सकता था। डॉक्टर वाई एस परमार के अनुसार रीत एक व्यवस्था थी जो कुछ के लिए विवाह और कुछ के लिए पुनर्विवाह या तलाक का नाम थी।
कांगड़ा, बुशहर, कुल्लू, सिराज, लाहौल में रीत को उन्होंने विवाह का रूप माना, जबकि सिरमौर में यह विघटन या डिवोर्स का रूप था। सिरमौर में स्त्री अपने पति को रीत लौटा दूसरा पति चुन सकती थी और पूर्व पति रीत लेने से मना भी कर सकता था। वह रीत की राशि पर जरूर आपत्ति कर सकता था। उसके बाद कर्नल बेस के बारे में कुछ बताया गया है। 1925 ईस्वी में कर्नल बेस ने इसे विवाह नहीं माना, बल्कि पहले पति को मुआवजा देने और अपनी मर्जी से दूसरा विवाह करने की छूट कहा। रीत एक ऐसा अस्थायी विवाह था जिसमें कोई समारोह नहीं होता था। इसमें स्त्री अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी को अपना नया पति बना लेती थी। यदि वह उसके पहले पति को वधुधन लौटा दे जो उसके पहले पति ने स्त्री के माता पिता को विवाह के समय दिया था, तो एक तरह से डिवोर्स हो जाता था और कोई भी स्त्री अपने नए प्रेमी के साथ रह सकती थी। यह हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शिमला और सिरमौर में प्रचलित था। रामपुर बुशहर में शादी के समय पति अपनी पत्नी को गहने और कपड़े देता था, जिसका कई जगह पर 100 से लेकर 2000 रुपये तक का मूल्य निर्धारित था। रीत पूरे हिमाचल जुब्बल, बुशहर, भागल, नालागढ़, ठियोग, भज्जी, धामी, कुनिहार, देलत, मधान, मंडी, सुकेत, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर में प्रचलित थी। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था वाली रीत प्रचलित थी। ब्राह्मण राजपूतों में रीत विवाह कम देखने को मिलता था, परंतु कोली, भाट, कनैतों में ये रीत ज्यादा प्रचलित थी। अब हिमाचल विद्या प्रबंधनी सभा। शिमला में 1924 ईस्वी के हिंदू सम्मेलन में इसे खत्म करने की मांग उठी। हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा के ठाकुर सूरत सिंह ने 1924 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर इस प्रथा को खत्म करने की मांग की, क्योंकि इससे परिवार में विघटन और महिलाओं की तस्करी को बढ़ावा मिल रहा था। तो उसके बाद पहाड़ी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार का रुख कैसा था इसके प्रति। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में इसे राज्यों का आंतरिक मामला बताकर इससे दूरी बनाए रखी। बघाट के राणा दलीप सिंह ने रीत के विरुद्ध 1917 ईस्वी में कानून बनाया, जिसके अनुसार विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित था उसके रीत विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भागल राज्य में 1924 में विवाह का पंजीकरण व जांच शुरू की गई। बुशहर रियासत में ब्राह्मण और राजपूतों को धर्मशास्त्र विवाह करने के आदेश के अलावा अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ज्यादातर राजाओं ने रीत का पक्ष लिया व इसे हटाने का विरोध किया। कोटी, रतेश, कहलूर, भज्जी, नालागढ़, मधान, जुब्बल, ठियोग, कुठार और कुमार सेन, ठकुराई व रियासतों ने रीत पर कानून बनाने से मना किया। उसके बाद रीत की समाप्ति। हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा और ब्रिटिश दबाव में 16 जुलाई 1926 को 21 पहाड़ी राज्यों ने सम्मेलन कर रीत को खत्म करने व विवाह से जुड़े नियम बनाने का फैसला किया। रीत के प्रभाव। रीत के बुरे प्रभाव के अतिरिक्त कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे गए, जैसे कांगड़ा में कन्या हत्या में कमी आई, अन्य क्षेत्रों में बाल विवाह में कमी आई, विधवा विवाह होना, आसानी से तलाक, दहेज के स्थान पर वधुधन का होना आदि महिलाओं की समाज में सशक्त स्थिति को दर्शाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।